मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी बच्चों का गोस्वामी सर क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं आप सबके बीच सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारी पृथ्वी जो वर्ग 6 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, और आज हम आपके बीच भूगोल में अध्याय 4 मानचित्र पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नोत्तरी को लेकर के आए हैं। बच्चों, आप सब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तथा अपनी कॉपी में मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न उत्तर को नोट कर लेंगे, ताकि आपको जब भी परीक्षा में सवाल पूछा जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। तो आइए बच्चों, हम लोग प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका जो पाठ्य पुस्तक पाठ के अंत में दिया गया है वह है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र ही रिक्त स्थान कहलाता है। तो रिक्त स्थान में हम क्या भरेंगे? मानचित्र। तो इस प्रकार से इसका जवाब हो गया कि पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र ही मानचित्र कहलाता है। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? मानचित्र। आइए दूसरा प्रश्न। सड़कों का वितरण रिक्त स्थान है, मानचित्र में दर्शाया गया है। तो सड़कों का वितरण किस मानचित्र में दर्शाया गया है? तो हम वहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे थीमेटिक। तो हो गया सड़कों का वितरण थीमेटिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। आइए बच्चों, अब तीसरा प्रश्न। राज्यों, नगरों आदि का वितरण रिक्त स्थान मानचित्र में दर्शाया जाता है। तो राज्य, नगर आदि का वितरण किस मानचित्र में दर्शाया जाता है? तो हम रिक्त स्थान में भरेंगे राजनीतिक। तो इस प्रकार से हो गया राज्यों, नगरों आदि का वितरण राजनीतिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। अब चौथा प्रश्न है। स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को रिक्त स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो रिक्त स्थान में भरेंगे पैमाना। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं। आइए बच्चों, पहला का अब अंतिम प्रश्न है 5वां नंबर। कच्चे नक्शे या रेखाचित्र को कहते हैं। तो कच्चे नक्शे या रेखाचित्र को क्या कहते हैं? तो रिक्त स्थान में भरेंगे रेखाचित्र। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो गया कच्चे नक्शे या रेखाचित्र को रेखाचित्र कहते हैं। तो ये था बच्चों पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न में। सही उत्तर लिखिए। यहाँ आपका एक प्रश्न दिया है और उसके 4 उत्तर हैं। तो आपको जो सही उत्तर लगता है उसको हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला आपका है पठारों को दर्शाने वाले मानचित्र हैं। तो जो पठार को दर्शाता है वह कौन सा मानचित्र है? आपका यहाँ 4 उत्तर है। भौतिक मानचित्र क नंबर, ख थीमेटिक मानचित्र, ग राजनीतिक मानचित्र, घ अर्थशास्त्रीय मानचित्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? क नंबर भौतिक मानचित्र। तो हम यहाँ लिखेंगे भौतिक मानचित्र। दूसरा, दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। तो दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है, 4 उत्तर है। क नंबर प्रतीक को दिखाने के लिए, ख मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, ग दूरी मापने के लिए, घ गति मापने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ख नंबर। तो हम यहाँ इसका सही उत्तर लिखेंगे मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। अब तीसरा प्रश्न है पैमाना आवश्यक है।
किस लिए आवश्यक है? तो क मानचित्र के लिए, ख रेखा चित्र के लिए, ग प्रतीकों के लिए, घ दिक् सूचक के लिए। तो यह सही उत्तर इसका क्या होगा? क नंबर। तो हम यहाँ क नंबर में सही का उत्तर लिखेंगे मानचित्र के लिए। अब चौथा प्रश्न है दूसरा का कि मानचित्र पर नीला रंग से दर्शाया जाता है। तो नीला रंग से किसे दर्शाया जाता है? 4 उत्तर है, महासागर, पठार, कृषि क्षेत्र, पहाड़। तो जैसा कि मैंने पढ़ाया था कि नीला रंग पानी दिखाने के लिए किया जाता है, जल दिखाने के लिए, इसलिए इसका सही उत्तर होगा क महासागर। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। मानचित्र में पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच मानचित्र पर दूरी तथा उन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य धरातल पर वास्तविक दूरी के मध्य अनुपात को पैमाना अथवा मापक कहते हैं। तो ये था बच्चों पहला प्रश्न, तीसरा नंबर का पहला। आइए अब दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। मानचित्र के 4 तत्व कौन कौन से हैं? तो हम उत्तर लिखेंगे, मानचित्र के 4 तत्व हैं पैमाना, प्रतीक, दिशा तथा रंग। आइए अब तीसरा प्रश्न का तीसरा नंबर, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? तो बच्चों हम इसका उत्तर लिखेंगे, प्रधान दिग्बिंदु हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये जो 4 दिशाएं हैं यही क्या हैं? प्रधान दिग्बिंदु हैं। आइए बच्चों अब हम चौथे प्रश्न की ओर चले। चौथा प्रश्न आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है वह उसका हल उत्तर मैं अभी आपके बीच में रख रहा हूँ। आप सब ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। तो पहला प्रश्न है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब एक ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे एक महाद्वीप अथवा एक देश के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी सिद्ध नहीं होता है। मानचित्र क्या है? तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके भाग का स्केल के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यह ग्लोब की तुलना में अधिक जानकारी प्रदान करता है। तो ये था बच्चों चौथा प्रश्न का पहला। अब दूसरा है, मानचित्र और खाका के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्थात मानचित्र और खाका में क्या अंतर है? तो इसका हमें अंतर बताना है। तो सबसे पहले मैं अभी आपके बीच में मानचित्र के बारे में अंतर बता रहा हूँ। तो मानचित्र का क्या अंतर है? तो पहला, मानचित्र की सहायता से एक कागज पर बहुत बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे देश, महाद्वीप आदि। दूसरा अंतर, मानचित्र में प्रायः रंगों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा अंतर, मानचित्र के द्वारा किसी सीमित क्षेत्र की बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। यह विस्तृत क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है। तो ये था मानचित्र। अब आइए हम खाका के बारे में बताते हैं। खाका की सहायता से जो प्लान है, खाका की पहला अंतर है, खाका की सहायता से एक कागज पर बहुत सीमित जानकारी अंकित की जा सकती है, जैसे एक कमरा या कोई मकान। दूसरा, खाका में साधारणतः रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और तीसरा अंतर है, खाका के द्वारा किसी सीमित क्षेत्र की बहुत अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
और यह विस्तृत क्षेत्र के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है, जबकि मानचित्र क्या है, विस्तृत क्षेत्र के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो ये था दोनों में अंतर, मानचित्र और खाका में अंतर। अब आइए बच्चों, हम 5वां प्रश्न चलते हैं। आपके पाठ्य में जो 5वां प्रश्न है वह है अंतर बताएं। पहला है भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र क्या है और राजनीतिक मानचित्र क्या है, इसका हम अंतर बतलाते हैं। तो पहला देखते हैं भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। इस मानचित्र में विभिन्न रंगों के माध्यम से धरातल की अर्थात धरती की विविधताओं को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये था बच्चों भौतिक मानचित्र। आइए अब हम देखते हैं राजनीतिक मानचित्र क्या है। तो राजनीतिक मानचित्र है राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तो ये था बच्चों 5वां नंबर का पहला प्रश्न का। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, छोटे पैमाना वाला मानचित्र और बड़े पैमाने वाला मानचित्र में क्या अंतर है। तो पहले हम देखते हैं छोटे पैमाना वाला मानचित्र। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग जैसे देशों, महाद्वीपों आदि को कागज पर दिखाने हेतु छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी मानचित्र पर जब 5 सेंटीमीटर स्थल के 200 किलोमीटर को दर्शाता है तो इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। आइए अब दूसरा देखते हैं बड़े पैमाने वाला मानचित्र। तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र क्या है, जब छोटे क्षेत्रफल वाले भूभाग, छोटे पैमाना वाला में बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग को हम दिखाते हैं, जबकि बड़े पैमाने वाला मानचित्र में हम छोटे क्षेत्रफल वाले भूभाग को दिखाते हैं। जब छोटे क्षेत्रफल वाले भूभाग जैसे गांव, शहर आदि को दिखाना होता है तो बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी मानचित्र पर जब 5 सेंटीमीटर की दूरी स्थल के 200 मीटर की दूरी को दर्शाना है तो इसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बच्चों याद रखेंगे, बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग को अगर दिखाना है तो हम छोटे पैमाने वाला मानचित्र का उपयोग करते हैं, और जब छोटे क्षेत्रफल वाले भूभाग को दिखाना है तो वहाँ हम बड़े पैमाने वाला मानचित्र का उपयोग करते हैं। तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र में छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारियाँ होती है। आइए बच्चों अब हम 6ठा नंबर देखते हैं, कारण बताइए। रेखा चित्र वो चित्र है जो याददाश्त और स्थानीय अवलोकन पर आधारित है। तो रेखा चित्र क्या है, तो रेखा चित्र जैसा कि आपने पढ़ा था कि एक चित्र जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय अवलोकन पर आधारित होता है। अगर आप किसी स्थान पर पहुंचना चाहते हैं लेकिन आपको उस रास्ते की जानकारी नहीं होती है, आपका मित्र जिसे रास्ते की जानकारी होती है एक कागज पर उसका कच्चा नक्शा बनाता है। इस कच्चे नक्शे को ही रेखा चित्र कहते हैं। तो रेखा चित्र बिना पैमाना के बनाए जाते हैं। खाका क्या है, खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र है। तो बच्चों खाका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जो हमारे लिए उपयोगी होती है उन्हें हम मानचित्र से
प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे भवन की ऊंचाई, किसी कमरे की लंबाई इत्यादि। ऐसी जानकारियों को हम खाका के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था बच्चों छठा नंबर। आइए अब 7वां नंबर के प्रश्न उत्तर को देखें। 7वां नंबर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का वर्गीकरण करके वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ मानचित्र के प्रकार को लिखना है। तो मानचित्र के कितने प्रकार हमने बताए थे, तो विभिन्न प्रकार बताए थे, तीन भेद बताए थे। तो आइए हम उन तीनों भेदों को आपके बीच रख रहे हैं। तो मानचित्र के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें से प्रमुख 3 आपके बीच रखा जा रहा है। पहला भौतिक मानचित्र, जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि भौतिक मानचित्र क्या है, तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। इस मानचित्र में विभिन्न रंगों के माध्यम से धरातल की विविधताओं को प्रदर्शित किया जाता है। ये था भौतिक मानचित्र। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो ये था राजनीतिक मानचित्र। अब तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र क्या है, तो वैसे मानचित्र जिनसे विशेष जानकारियां प्राप्त होती है, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, रेल मानचित्र तथा उद्योग मानचित्र आदि का वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों के माध्यम से दी जाने वाली सूचना ही इनके नामकरण को दर्शाता है। मान लिया जाए कि थीमेटिक मानचित्र हमें सड़क दिखाना हो तो हम सड़क मानचित्र का प्रयोग करते हैं, वर्षा वाले क्षेत्र वर्षा मानचित्र, जंगल वाले क्षेत्र वन मानचित्र, रेल का जो पटरी है या रेल मार्ग जो है उसको दिखाने वाले रेल मानचित्र का प्रयोग करते हैं। और यदि उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ इत्यादि की जानकारी हो तो हम उद्योग मानचित्र का प्रयोग करके वितरण दर्शाने वाले दर्शाते हैं। तो ये सारे कहाँ समाहित रहते हैं, किस विशेष मानचित्र में जानकारी प्राप्त होती है, तो थीमेटिक मानचित्र में। आइए बच्चों, अब हम 7वां प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखते हैं। मानचित्र की भाषा से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, मानचित्र की भाषा क्या है? जैसा कि मैंने बताया था कि मानचित्र में तथ्यों को दर्शाने के लिए शब्दों के बदले चिन्हों का प्रयोग होता है। और ये चिन्ह क्या कौन कौन से हैं? रेखा है, बिंदु है, वर्ग है, वृत्त है, त्रिभुज आदि के द्वारा दिखाए जाते हैं। अगर हम किसी क्षेत्र विशेष की भाषा से अपरिचित हैं, तब हम मानचित्र में दिए गए इन चिन्हों की सहायता से उस क्षेत्र के बारे में पर्याप्त भौगोलिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है और जिसे हम सभी आसानी से समझ जा सकते हैं। इन प्रतीक चिन्हों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी है। तो बच्चों, मानचित्र की भाषा क्या हो गई? तो मानचित्र के तथ्यों को दर्शाने के लिए शब्दों के बदले चिन्हों का प्रयोग होता है और यही चिन्ह क्या कहलाते हैं? मानचित्र की भाषा कहलाते हैं, या इसे हम इन चिन्हों को हम मानचित्र की भाषा कहते हैं। मानचित्र के निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन? पैमाना, प्रतीक चिन्ह, दिशा तथा रंग। तो ये था बच्चों आपका 7वां प्रश्न। अब आपका 8वां प्रश्न है परियोजना कार्य। यहाँ आपका जो प्रश्न है कि आप अपने स्कूल का एक रेखा चित्र खींचिए जिसमें प्रधानाध्यापक कक्ष, अपना वर्ग,
पुस्तकालय और खेल के मैदान को दिखाना है। तो बच्चों आप इसे स्वयं करें। आपको करना क्या है, एक सादे पेपर में या एक बड़े सा सादा कागज़ जिस्ता पेपर लेकर के आप रंगीन पेंसिल या रंगीन कलम ले ले और अपने जहां आप पढ़ते हैं उस विद्यालय का अनुमानित रेखा चित्र खींच ले। जहां आपको जो आपके प्रधान अध्यापक का जो कमरा है उसको दिखाइए। जहां आप पढ़ते हैं, आपके शिक्षक आपको वर्ग कक्ष में जो पढ़ाते हैं तो अपनी कक्षा का, अपना क्लासरूम का भी चित्र बनाइए। आप जहाँ पुस्तक रखी रहती है, जहाँ आप जाकर के पढ़ते हैं पुस्तकालय, उसे दिखाइए। और जहाँ आप मध्यांतर में खेलते हैं अपने मित्रों के साथ तो वो खेल का मैदान को भी आप दिखाइए। तो ये आप स्वयं करें। दूसरा है, अपने वर्ग कक्ष में जिस स्थान पर बैठते हैं उस वर्ग कक्ष के प्रतीक चिन्हों को दर्शाइए। अर्थात आप अपने वर्ग कक्ष में जहाँ बैठते हैं तो आप बेंच को दिखाइए, ब्लैक बोर्ड दिखाइए, टेबल दिखाइए। तो ये क्या करना है, ये आपको स्वयं बनाना है। तो बच्चों 8वां नंबर परियोजना कार्य के प्रश्न आप स्वयं बनाएं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा अध्याय 4 मानचित्र पाठ। मानचित्र पाठ में दिए गए प्रश्न उत्तर का हल। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो प्रश्न उत्तर की जानकारी दी गई उसे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक। फिर हम आपके बीच अगले दिन अगले वीडियो में अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पाठ को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार।